हम इस वीडियो में आपको इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत सरलता से समझाने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्यारे छात्रों एवं साथी शिक्षक बंधुओं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं पहली बार कह रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, तब तक आप वीडियो देखें। अब आपका पहला प्रश्न है कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का नहीं है? तो देखो, आप सभी जानते हैं आजकल हम सभी मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी से अध्ययन करते हैं। तो देखो उसमें क्या है, एक से लेकर के 18 समूह हैं, ठीक है। और समूह ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, ऐसे आप सभी जानते ही हैं। और ऐसे होते हैं आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों, यहाँ पर देखा जाए ऐसे, यहाँ डी ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व के अंदर ही एफ ब्लॉक के तत्व रखे गए, ये आपको हम बताना चाहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व रखे गए, तो डी ब्लॉक के अंदर रखे हैं, इसलिए जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें अपन आंतर संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ये इनके नाम हैं, आपको आने चाहिए। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक्टिनाइड, तो देखो यह टोटल 28 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 28। तो लैंथेनम जो है, इसके बाद आने वाले तत्व लैंथेनाइड कहलाते हैं, 14 होते हैं। फिर एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं, ये भी 14 होते हैं। टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये आपके 28 तत्व हो जाते हैं। अब आपको या तो लैंथेनाइड के पूरे तत्व याद होने चाहिए या फिर एक्टिनाइड के बाद के पूरे तत्व याद होने चाहिए, तब आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का नहीं है। इन सभी विकल्पों में देखने से पता चलता है कि जो आपका थोलियम तत्व है, टीयम तत्व है, यह आपका लैंथेनम श्रेणी में आता है। यह क्या है? यह लैंथेनाइड श्रेणी में आता है, क्योंकि यह लैंथेनम के बाद आता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 69 है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 69 है। तो आप समझ गए, या तो आपको लैंथेनाइड के तत्व याद होने चाहिए या फिर आपको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व याद होने चाहिए। अब आपका प्रश्न है संक्रमण धातु अधिकतर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम अधिकतर का मतलब समझते हैं। जैसे कि बच्चों एक क्लास में 12 छात्र हैं, जिसमें 2 छात्र खराब हैं, वो ऊधम करते रहते हैं, और 10 छात्र जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस क्लास के अधिकतर बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो अधिकतर बच्चे हैं 12 में 10 बच्चे हैं वो अच्छे हैं। इसी तरह हम इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आप सभी जानते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व बाएं तरफ रखे गए हैं, और यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। यहाँ पर इन्हीं के अंदर डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक के तत्व भी रखे गए हैं। अब आपसे पूछा कि संक्रमण धातु अधिकतर होते हैं, माने ये जो तत्व हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं वो अधिकतर होते हैं। तो यहाँ पर देखने से बच्चों पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक 3 से लेकर के 12 इसमें समूह हैं, ऐसे समूह हैं 3 से 12। तो इसमें बच्चों जिंक 12वें नंबर पर आपका जिंक आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी आता है। तो यहाँ पर जो आपका जिंक है, इसका जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों होता है 4s2 3d10। तो इसका देखो डी उपकोष भी पूरा भरा हुआ है और 4 उपकोष भी पूरा भरा हुआ है। तो ये कैसा है, ये प्रतिचुंबकीय है, ये ध्यान रखना, ये प्रतिचुंबकीय। इसी तरह बच्चों यहाँ पर आपको कॉपर मिलेगा, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिखने से पता चलता है कि यह कभी कभी अनुचुंबकीय हो जाता है, कभी कभी अनुचुंबकीय हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा 3 से 12 तक जितने भी तत्व हैं वो अधिकतर अनुचुंबकीय हैं। किसको छोड़ करके? जिंक को छोड़ करके सभी तत्व अनुचुंबकीय हैं। अब अनुचुंबकीय बच्चों क्या होता है, जैसे कि आपने किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, जैसे कि हम आपको डी उपकोष बनाकर दिखा रहे हैं। इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। अगर कोई भी कक्षक खाली रह जाए तो वो अनुचुंबकीय होता है, उसी के कारण उसमें रंग भी आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो जिंक है आपका हमेशा +2 अवस्था दर्शाता है, इस पर भी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। तो इस पर हम और चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के देखते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा, जैसे कि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले जो है हुंड के नियम से एक एक करके भरते जाते हैं। ये आपके 5 हो गए, फिर आपका 6 हो गए, एक 7 हो गए। तो बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके, ये अनुचुंबकीयता दर्शाते हैं। तो जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व उतना ही अनुचुंबकीय होता है। तो आप समझ गए कि अनुचुंबकीय क्या होता है। तो जब किसी भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह तत्व अनुचुंबकीय होता है, और डी ब्लॉक के अधिकतर तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और वह अनुचुंबकीय होते हैं। अब आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। तो परिवर्ती का मतलब होता है बदलना, परिवर्ती का मतलब होता है बदलना। अब जैसे बात करें, आपका जिंक है, 12वें समूह का जिंक है, तो वो हमेशा +2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन अन्य लोग बदल लेते हैं। ठीक है, तो यह जो तत्व है आपके सामने, ये डी ब्लॉक के हैं, यह सभी डी ब्लॉक के हैं। और डी ब्लॉक आप सभी जानते हैं 12 समूह में विभाजित है, 12 समूह हैं। तो यहाँ 3 से यह स्टार्ट हो जाते हैं और 12वें तक ही चलते हैं। तो यहाँ जो क्रोमियम है वह कहाँ पर आता है वो आपको बताते हैं। तो यह 6वें समूह का तत्व है, यह 6वें समूह का तत्व है क्रोमियम। और यह जो क्रोमियम है आपका 6वें समूह का तत्व है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है आपका 4s1 3d5। 4s1 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से बच्चों पता चलता है कि 4s1 में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d5 में आपके 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अयुग्मित है। तो यह +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके विकल्प में मैग्नीज नहीं दिया है, मैग्नीज नहीं दिया है। अगर आपका मैग्नीज दिया होता तो फिर वो सही हो जाता, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचा है। तो मैग्नीज जो है आपका, यह +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, दर्शा सकता है। अब यहाँ पर आपके जो विकल्प हैं, इनके अनुसार यहाँ पर क्रोमियम सही हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो सर्वाधिक परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाला तत्व है आपका मैग्नीज, क्योंकि यह +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। अब आपका प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का कारण है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले वाले प्रश्न जो हैं वहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह तत्व अनुचुंबकीय हो जाता है और वह रंग प्रदर्शित करने लगता है। तो संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का कारण है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
अब आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्वों का लाक्षणिक गुण है। तो इनके जो महत्वपूर्ण लाक्षणिक गुण हैं, दिखने वाले गुण हैं, वो क्या क्या हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था आप सभी जानते हैं, यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीज तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संकुल निर्माण और रंगीन आयनों का निर्माण, ये भी इनके लाक्षणिक गुण हैं। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाता है उपर्युक्त सभी। अब है परमाणु क्रमांक में, मतलब एटॉमिक नंबर में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार क्रमशः, अब आपके मन में 2 उत्तर आते हैं कि कम हो जाता है या इसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब या फिर इसमें मतलब कमी, मतलब घट जाता है। तो देखो, परमाणु क्रमांक सब समझो पहले तो, जैसे कि आपकी क्लास में आपको एक नंबर प्रदान किया जाता है जिसे हाजिरी नंबर कहते हैं। इसी तरह आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, उनको भी इसी प्रकार अलग अलग क्लास में, मतलब वर्गों में और समूह में रखा गया है। तो उनका भी एक नंबर होता है जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार क्रमशः घटता जाता है। अब आपका प्रश्न है, मानव रक्त कोशिकाओं में उपस्थित तत्व है। तो यहाँ पर बच्चों हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा कि मानव रक्त कोशिकाओं में, तो आप सभी जानते हैं अपना शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका जो है अपनी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। इसी कारण कि पूरा जो शरीर है कोशिकाओं से ही बना होता है। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि आपकी कोशिकाओं में कौन सा तत्व होता है, तो इसका सही उत्तर आपका Fe, आयरन। तो समझो बात, जो आयरन होता है, आपकी जो आरबीसी होती है, यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन के रूप में होता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाता है। तो आपके शरीर में जितनी आयरन होगी, जितना आपके शरीर के अंदर लोहा होगा, तो आप की जो कोशिकाएं हैं वो सही से भोजन बना सकती हैं, क्योंकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आपके अंदर जितना अधिक आयरन होता है उतनी अधिक ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है, और वह अच्छे से भोजन बनाती हैं और आपको एनर्जी मिलती है। तो जब कभी किसी को लगे कि कमजोरी है, चक्कर आना शुरू हो गए, तो उनको आयरन का सिरप लेना चाहिए। और आप सभी जानते हैं स्कूल में आयरन की टैबलेट भी खिलाई जाती है, वो इसी कारण से खिलाई जाती है। तो इसका सही उत्तर आपका आयरन, मानव रक्त कोशिकाओं में उपस्थित तत्व है आयरन Fe। अब आपका प्रश्न है, जिंक मतलब जस्ता केवल ... ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता। तो हमने पहले वाले प्रश्नों में इस पर काफ़ी चर्चा की है कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर है आपका +2। आपको क्या लिखना है यहाँ पर रिक्त स्थान में, +2। अब आपका प्रश्न है, F ब्लॉक के तत्व ... तत्व कहलाते हैं। तो इस पर भी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह डी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व, आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता। तो यहाँ पर आपको लिखना है F ब्लॉक के तत्व आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब आपका प्रश्न है, अंतर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखो, आपको डी ब्लॉक के तत्वों का भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, और एफ ब्लॉक के तत्वों का भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा आता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-2, F में 1 से 14 तक,
इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। फिर है N-1, डी में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और NS2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अच्छे से याद कर लें, आप इन्हें कई बार लिखकर देख लें, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है। अब आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संक्रमण धातुएं ... ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। कैसी प्रदर्शित करती हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। आपने यहाँ पर देखा बहुत सारे प्रश्नों में यह बात आई है कि संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं।